जापानियों ने चीनी लोगों को जमीन में दफन कर दिया और जोर जोर से उन्हें दबाने लगे। फिर उन्हें एक गोदाम में ले जाकर बंद कर दिया। बाहर से सब कुछ बंद कर दिया, पेट्रोल डाला और एक जोरदार धमाका हुआ। जापानियों के कब्जे के छठे दिन अनगिनत चीनी शव वहां ढेर हो चुके थे। मानवता की सीमाएं टूट चुकी थीं। इस समय जापानी आखिरी बचे सैनिकों को मारने की तैयारी कर रहे थे। जापानियों ने सबको खड़ा होने का आदेश दिया, मगर कोई नहीं हिला। फिर उन्होंने बेमतलब गोलीबारी शुरू कर दी। इसी दौरान लू जियानशियोंग खड़े हुए, सीधे शहर के द्वार की ओर बढ़े। उन्हें मौत का डर नहीं था, पर वह जानते थे कि एक चीनी योद्धा के लिए मृत्यु में भी गरिमा होनी चाहिए। तब सारे सैनिक खड़े हो गए और लू के साथ चल पड़े। उन्हें मालूम था कि द्वार पर मौत है, फिर भी कोई नहीं घबरा रहा था। उन्होंने पहले ही बाहर गोलियों की आवाजें सुन ली थीं। समझ गए थे कि उनके साथी मारे जा रहे हैं, लेकिन जब खुद अपनी आंखों से लाशों का पहाड़ देखा तो सभी का क्रोध फूट पड़ा। चीन संकट में है, चीन संकट में है, चीन नहीं मरेगा, चीन नहीं मरेगा, बार बार दोहराया गया। गांव के लोग हो गए थे। बचे हुए शरणार्थी घबराकर श्री अबे द्वारा बनाए गए सुरक्षा क्षेत्र की ओर भागे। तब जापान और जर्मनी के अच्छे रिश्ते के कारण जापानी लोग अबे के नाम से सीधे कार्रवाई करने से डरते थे, मगर अंदर ही अंदर वे वहाँ की महिलाओं पर नजरें गड़ाए हुए थे। महिलाएं महज मजे में महजोंग खेल रही थीं। तभी एक जोरदार चीख आई। सब स्तब्ध रह गए। एक बुजुर्ग नीचे दौड़ कर गया, लेकिन तब तक 6 निर्दोष लड़कियां बुरी तरह पीटी जा चुकी थीं। ज्यादा महिलाएं अपमानित न हों, इसलिए बुजुर्ग ने महिलाओं से कहा कि वे बाल काट लेना। उधर जर्मनी से अबे को वापसी का आदेश मिला। अगर वे चले जाते तो सुरक्षा क्षेत्र नष्ट हो जाता। 2 लाख चीनी नागरिक असुरक्षित हो जाते। फिर एक बुजुर्ग जापानी बेस पर गया और गद्दारी कर दी। उसने जापानियों को सुरक्षा क्षेत्र में छिपे घायल सैनिकों के बारे में बता दिया। इसके बदले उसे जापानी सैन्य पास मिला। अबे ने सोचा इससे उसका परिवार सुरक्षित रहेगा, लेकिन वह गलत था। अगली सुबह सुरक्षा क्षेत्र पर हमला हुआ। सैकड़ों सैनिक मारे गए। जापानियों ने उसकी छोटी बेटी को खिड़की से फेंक दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? बार बार। फिर जापानी सैनिकों ने कहा, हमें 100 महिलाएं दो, नहीं तो सभी मारे जाएंगे। सब असहाय थे। ताकि कुछ और लोग बच जाएं, उन्हें प्रस्ताव मानना पड़ा। कोई भी जापानियों की सेवा नहीं करना चाहता था। तभी एक महिला ने चुपचाप हाथ उठाया। फिर दूसरी, तीसरी। जल्द ही 100 महिलाएं तैयार हो गईं। उन्हें जापानी बेस ले जाया गया, जहाँ वे शारीरिक और मानसिक यातनाओं से गुजरी। अंत में केवल 7 महिलाएं लौटी। बुजुर्ग ने खुद को पीछे छोड़ दिया। उसने स्वीकार किया कि उसके कारण सैकड़ों सैनिक मरे। अब वह प्रायश्चित करना चाहता था। जाते जाते उसने कहा, मेरी पत्नी फिर से गर्भवती है। उसका खून कभी नहीं मरेगा। चीन का खून नहीं मरेगा। भविष्य में हजारों चीनी उठ खड़े होंगे। जापानी सैनिक नानजिंग की सड़कों पर नाच रहे थे, अजीब तरह से नाचते हुए। एक सैनिक ने चीनी सैनिक और एक बच्चे को छोड़ दिया। वह अब और सहन नहीं कर सका। न्याय का नारा देकर पाशविकता का कार्य करना, यह उसकी आत्मा को तोड़ चुका था। वह आदेशों का पालन कर रहा था, लेकिन इंसान होने के नाते वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। शियाओ नान नरसंहार का एकमात्र जीवित गवाह था। 3 लाख लोगों की जान गई। नरक जैसे अपराध हुए। हम भूल नहीं सकते। जो पिछड़ते हैं उन्हें सबक लेना होगा। इतिहास को नहीं भुलाया जा सकता। संघर्ष, आत्मनिर्भरता, यह हर चीनी नागरिक की जिम्मेदारी है।